गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था केंद्रीय विधानमंडल की संरचना के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था केंद्रीय विधानमंडल के द्विसदनीय विधायिका के बारे में, इसकी सदस्य संख्या के बारे में और उनकी शक्तियों एवं अधिकार के बारे में। साथ ही हमने जान लिया था कि दोनों सदनों के अलग अलग क्या क्या कार्यशक्तियाँ होंगी, उनका निर्वाचन कैसे होगा, चुनाव क्षेत्र क्या होंगे और मताधिकार के लिए क्या क्या योग्यताएँ होंगी। आइए आज अपनी इस क्लास में हम उसी क्रम पर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रशासन में जो भी बदलाव हुए हैं, केंद्रीय विधानमंडल को पढ़ लेने के बाद अब हम पढ़ते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। गवर्नर जनरल एवं उसकी स्थिति। देखिए प्यारे बच्चों, जब हम बात करें कि गवर्नर जनरल की स्थिति में, उसके अधिकारों में, उसकी शक्तियों में किस प्रकार का बदलाव हुआ इस एक्ट के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियों में, उसके एकाधिकार में, उसकी निरंकुशता में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। गवर्नर जनरल अभी भी केवल भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी है, ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी है। वह किसी भी रूप में गवर्नर जनरल जो है विधान परिषद के प्रति, केंद्रीय विधान परिषद के प्रति या किसी अन्य निकाय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। केंद्रीय विधान परिषद जो है वह अभी भी केंद्रीय कार्यकारिणी के किसी भी परिषद के सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटा सकती है। और गवर्नर जनरल की जो पहले से शक्तियां चली आ रही हैं, जैसे उसकी वीटो की शक्ति हुई, उसकी कुछ विशेष शक्तियां जिनके द्वारा वह कोई भी एक्ट बना सकता है, उसके अध्यादेश की शक्ति है, ये सारी शक्तियां अभी भी बनी हुई हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो आइए गवर्नर जनरल की स्थिति को, इन शक्तियों को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उसकी विधायी शक्तियों के बारे में। कौन सी शक्तियां हैं ये? विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियों के बारे में जो पहली इसकी शक्ति है वो शक्ति यह है कि गवर्नर जनरल द्विसदनीय जो हमारी विधायिका है, केंद्रीय विधान परिषद में कभी भी दोनों सदनों में अपना भाषण दे सकता है। या तो वह स्वयं वहां प्रस्तुत हो सकता है या वह अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा यह अपना भाषण वहां पहुंचा सकता है, वह दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। दूसरा, यदि किसी बिल के ऊपर, किसी विधेयक के ऊपर सदन में कोई चर्चा चल रही है और गवर्नर जनरल ये समझता है कि वह जो बिल है वह ब्रिटिश हितों के प्रतिकूल है, भारत में शांति और सुरक्षा पैदा कर सकता है, तो वह उस विधेयक पर चर्चा को कभी भी समाप्त कर सकता है। दूसरी बात, विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को वह वीटो करके रद्द भी कर सकता है। कोई भी बिल है जो विधानमंडल के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की उसको स्वीकृति मिली हुई है, तो भी वह क्या कर सकता है, उस एक्ट को खारिज कर सकता है, अपनी वीटो शक्ति के द्वारा उसको कभी भी रद्द कर सकता है। इसके अलावा उसको क्या पावर है, वह किसी भी विधेयक पर प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव लाना, ये जितने भी प्रस्ताव हैं इन सब प्रस्तावों को प्रतिबंधित भी कर सकता है। इसके अलावा क्या शक्तियां हैं? उसके अलावा उसकी एक और शक्ति है कि मान लीजिए कोई बिल है, ऐसा विधेयक है जिसको कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद ने स्वीकृति दी थी और आपके सदन के दोनों सदनों ने भी उसको उसी फॉर्मेट में, उसी रूप में जो है पास किया था। ऐसे किसी भी बिल को गवर्नर जनरल जो है अपनी विशेष शक्तियों के द्वारा उसमें कोई सा भी परिवर्तन कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है। जैसे कि 1923 में एक एक्ट बना, भारतीय राजाओं की रक्षा का अधिनियम। कौन सा एक्ट बना था? 1923 का भारतीय राजाओं की रक्षा का अधिनियम। ये एक्ट ऐसा था जिसके द्वारा आपके जो 1921 में नरेश मंडल बनेगा, भारतीय राजाओं की सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। जिस रूप में ये बिल पास हुआ, गवर्नर जनरल के पास जब इस स्वीकृति के लिए आया तो इसने इसके फॉर्मेट में काफ़ी सारे बदलाव कर दिए। 1925 का जो वित्त विधेयक था, ये दो ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सदन द्वारा जिस रूप में जो विधेयक पास किया गया है, उस विधेयक में गवर्नर जनरल कोई सा भी परिवर्तन कर सकता था। इसके अलावा उसकी अन्य शक्तियाँ में क्या था कि वह ब्रिटिश सम्राट के लिए किसी भी विधेयक को सुरक्षित रखने के नाम पर या विचारणीय रखने के नाम पर अपने पास रिजर्व रख सकता था और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी। जिसे आज आपके वर्तमान के जेबी जो निषेधाधिकार है, जेबी वीटो राष्ट्रपति का जिसे बताते हैं, जेबी वीटो के समान आप इसे समझ सकते हैं कि वह किसी भी विधेयक को ब्रिटिश सम्राट के विचार करने के लिए अपने पास आरक्षित रख सकता था या सुरक्षित रख सकता था।
एक और उसकी जो शक्ति है वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इस शक्ति के बारे में हमने पिछले एक्ट में भी पढ़ा था कि मान लीजिए संसद के दोनों सदनों का अभी सदन नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा और अचानक से कोई संकटकालीन परिस्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसे में गवर्नर जनरल एक अध्यादेश पारित करता था। यह लिखित कानून के समान ही इसका पालन किया जाता था और इसकी जो वैधता थी वो कितनी थी, 6 माह थी। वर्तमान में भी यही अध्यादेश व्यवस्था है। राष्ट्रपति जब संसद के दोनों सदन ना चल रहे हों तो वह क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अभी अध्यादेशों की स्थिति क्या है कि उनको जो है सदन की स्वीकृति लेना एक तरह से अनिवार्य समझा जाता है, संसदीय परंपराओं की दृष्टि से इसे आवश्यक समझा जाता है। लेकिन तत्कालीन समय में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी। हर 6-6 महीने की अवधि के बाद ये अध्यादेश कितने भी लंबे समय तक जारी किए जा सकते थे। वर्तमान में जो भारतीय पार्लियामेंट है वो जितनी मजबूत है उतनी तत्कालीन समय की हमारी पार्लियामेंट नहीं थी, और जो राष्ट्रपति गवर्नर जनरल के जो अध्यादेश होते थे वह अध्यादेश वर्तमान अध्यादेशों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी माने जाते थे। ये हैं हमारे विधायी शक्तियाँ, और अगला हम इनमें देख लेते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियों में क्या है, वित्तीय शक्तियों में मुख्यतः इसकी 3 बातें आती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने देखा था कि जो बजट है, बजट के हमारी 2 भाग हैं। एक भाग है जिसमें टोटल बजट का 85% भाग आता है, और दूसरा हिस्सा था जिसमें 15% भाग आता है। जो 85% वाला भाग है वो कैसा है, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार के जुड़े हुए जो अहम जो कोर के जो विषय हैं वो विषय आते हैं। कौन कौन से वो विषय थे, हमने उनके बारे में देखा था कि भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण एवं उधार, ब्रिटिश सम्राट या भारत सचिव द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के वेतन एवं उनके तनख्वाहमान। अगला था राजनीतिक विभाग एवं रक्षा से जुड़े हुए अधिनियम और अन्य प्रकार के जो है खर्चे थे जिन्हें गवर्नर जनरल स्वीकृति देता हो। तो ये जो 4 विषय थे ये सभी मिलकर के क्या बनाते थे, टोटल बजट का 85% हिस्सा बनाते थे। इस 85% बजट के ऊपर संसद के किसी भी सदन में चर्चा नहीं हो सकती थी, प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, विचार नहीं हो सकता था, और गवर्नर जनरल के नियंत्रण में ही ये पूरा बजट रहता था। शेष जो 15% हिस्सा है जिसका संबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य से, सार्वजनिक कार्यों से आदि से है, इस विषय के ऊपर केवल प्रश्न हो सकता था, मतदान हो सकता था, चर्चा विचर्चा हो सकती थी। तो हम देखते हैं कि बजट का जो 85% हिस्सा है वो अभी भी किसके नियंत्रण में है, हमारे गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आता है। चलिए, इनके अलावा और कौन सी 2 विशेषता हैं। सबसे पहली विशेषता ये इसमें दूसरी ये आती है कि कोई भी मांग है जिसको कि हमारे संसद के दोनों सदनों ने, केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों ने जिसको अस्वीकृत कर दिया हो, उस मांग को गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, पुनर्जीवित कर सकता है। जैसे कि एक मद है रक्षा की, डिफेंस की मद के लिए कुछ मांग की गई कि सैनिकों की संख्या में इतनी तादाद की जाए जिसके लिए हमें अतिरिक्त बजट की जरूरत चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों ने क्या किया, विधानमंडल के दोनों सदनों ने इस मांग को खारिज कर दिया। लेकिन गवर्नर जनरल को यदि ये लगता है कि वाकई में डिफेंस के लिए ये मांग जायज़ है और इसको किया जा सकता है, तो वह क्या करेगा, वह इस मांग को पुनर्जीवित भी कर सकता है। चलिए, पहली तो ये बात रही मांग की कि जो भी मांग केंद्रीय विधानमंडल द्वारा रिजेक्ट की गई है, गवर्नर जनरल उस मांग को क्या कर सकता है, पुनर्जीवित कर सकता है। अब बात आते हैं अगली बात पर। अगली बात है कटौती से जुड़ी हुई। मान लीजिए कि बजट के किसी हिस्से के ऊपर केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों ने कुछ कटौती प्रस्तुत की है। जैसे कि डिफेंस के ऊपर ही आप मान लीजिए, डिफेंस का कुछ जितना बजट जाता था उस बजट के ऊपर उन्होंने कुछ कटौती कर दी, या मंत्रियों के जो वेतन जाते हैं उन वेतनों के ऊपर उन्होंने कुछ कटौती कर दी। जैसा कि इसी एक्ट में हुआ भी था कि बम्बई की विधानसभा ने एक ऐसा बिल पास किया था जिसमें जो वहाँ के मंत्रियों का वेतन था, जो 64,800 था, उसको घटा करके 48,000 कर दिया गया। तो बजट की कुछ ऐसी मदें हैं वेतन वगैरह से जुड़ी हुई जिनमें संसद के दोनों सदन, केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदन यदि कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, कटौती करते हैं, तो ऐसी कटौतियों को गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, पुनः बहाल कर सकता है। यानी कि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा जो शेष 15% के हिस्सों में, चाहे वो मांग हो, चाहे वो कटौती हो, मदों में कटौती का मामला हो, दोनों ही प्रकार की मांगों को क्या कर सकता है, वह खारिज कर सकता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके नियंत्रण में आज भी विधायी नियंत्रण उसका बना हुआ है और उसके पास आज भी फाइनेंशियल कंट्रोल टोटली उसके ऊपर पास क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल बना हुआ है। यद्यपि कहने को हमने बजट को 2 भागों में बांट दिया है, लेकिन फिर भी जो संपूर्ण जो हिस्सा है वो किसके नियंत्रण में आता है, एक तरह से गवर्नर जनरल के नियंत्रण में ही आता है। चलिए, गवर्नर जनरल के इन क्रियाकलापों को, शक्तियों को पढ़ने के बाद आगे हम चर्चा करते हैं केंद्रीय विधानमंडल के बाद जो हमारा आता है प्रांतीय विधान परिषदों की संरचना का एवं संख्या के बारे में। आइए अभी हम प्रांतीय विधानमंडल और उसकी संरचना के बारे में पढ़ें। उससे पहले केंद्रीय विधानमंडल से जुड़ा हुआ एक सामान्य सा विषय है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वो विषय है हमारा वित्तीय परिवर्तन, वित्तीय मामलों में परिवर्तन या बदलाव। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे बजट के बारे में और मैंने अभी बताया था कि बजट को क्या है 2 भागों में बांटा गया था, 85% वाला भाग और 15% वाला भाग। तो वित्त के संबंध में क्या क्या बदलाव हुआ है उनको एक बार ज़रा हम पहले विस्तार से बता देते हैं। केंद्रीय विधानमंडल की संरचना के बारे में हमने पढ़ा है, गवर्नर जनरल की स्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया भारत सचिव और भारत परिषद की संरचना के बारे में, और उसी में एक और जो चीज़ आती है वो है आपकी फाइनेंशियल व्यवस्था, जो वित्तीय हमारी व्यवस्थाएं हैं। इनके बारे में एक शॉर्ट टर्म में हम आपको बता देते हैं कि इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि जो हमारा बजट था उस बजट को 2 भागों में बांटा गया। बजट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। एक था टोटल बजट का 85% भाग और दूसरा था 15% भाग। 85% वाला जो भाग था इसमें 4 मदें आती थी हमारी। कौन कौन सी मदें थी? सबसे पहला था भारत सरकार द्वारा, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा उधार लिए गए ऋण, उधार ऋण या और उनकी ब्याज। दूसरा आता था ब्रिटिश सम्राट या भारत सचिव द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के वेतन। सम्राट या सचिव, भारत सचिव के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के वेतन। तीसरी मद में क्या आता है? तीसरी मद में आता है सेना, राजनीतिक विभाग एवं ईसाई धर्म पर होने वाले खर्च। सेना, ईसाई धर्म और राजनीतिक विभाग पर होने वाले खर्च। और चौथी लिस्ट में आता है हमारा मुख्य आयुक्तों के वेतन। मुख्य आयुक्तों के वेतन, वे सभी आयुक्त जिनको कि गवर्नर जनरल अपनी शहर से हिसाब से अपॉइंट करता है। तो ये था हमारा बजट का 85% भाग, जो कि जिसमें कि 4 मदें आती हैं। ये वो हिस्सा था जिसके ऊपर केंद्रीय विधानमंडल किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकता था, सदन में इसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं हो सकता था। इसके संबंध में मंत्रियों से प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते थे और इनके संबंध में सदन में किसी प्रकार का कोई बिल भी नहीं लाया जा सकता था। शेष जो हमारा 15% भाग है, इस 15% बजट का संबंध था आम लोगों से, जिसमें कि आम लोगों की शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़कें, पुल ब्रिज वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें आती है, अकाल सहायता वगैरह कार्यक्रम, ये सारे के सारे किस में आते थे? 15% में आते थे। इस 15% के ऊपर केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और इसकी जो मांग थी उन मांगों के ऊपर मतदान भी होता था। इस एक्ट में बजट को हमने 2 श्रेणियों में बांट दिया है। अब बात आती है आगे क्या, ये जो 15% हिस्सा है, इस 15% भाग का संबंध है आम जनता से, आम लोगों से साथ किए जाने वाले कार्यों से। जाहिर सी बात है, ये सवाल उठेगा कि मंत्रियों ने इस क्षेत्र में पूरा खर्चा किया या नहीं किया। बजट का जो 15% हिस्सा आम लोगों से जुड़े हुए कार्यों के लिए खर्च किया जाना था, क्या वह खर्चा पूरा हुआ है या नहीं हुआ है? इस बात को तय करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए एक नए पद का सृजन किया गया और वह पद आज भी भारतीय संविधान और प्रणाली से जुड़ा हुआ है। वह पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, CAG जिसको बोलते हैं, C&AG, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं उसको? कैग, CAG। CAG क्या है? कैग क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एक ही व्यक्ति होता है, ये एक ही पद होता है, लेकिन इसके कार्यों की दो प्रकार की श्रेणियां हैं। सबसे पहले ये क्या है, कंट्रोलर है। क्या है ये, कंट्रोलर, नियंत्रक है। और नियंत्रक किस रूप में है, नियंत्रक इस रूप में कि ये देखता है कि बजट में जिस मद के लिए जितनी राशि एकत्रित की गई है उतनी ही खर्च की जाए, उससे ज़्यादा खर्च ना की जाए, यह इस बात पर नियंत्रण रखता है। दूसरी बात यह क्या है, महालेखा परीक्षक है, ऑडिटर जनरल है। ऑडिटर जनरल का तात्पर्य क्या है कि ये देखता है कि बजट में जिस मद के लिए जितनी राशि दी गई थी उतनी राशि वास्तव में खर्च हुई है या नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, इस जांच में भी दो प्रकार की जांच है। पहली बात तो ये कि जिस मद के लिए जितनी राशि खर्च हुई वह पूरी खर्च हुई या नहीं हुई, और फिर वो ये जांच करता है कि वाकई में जितनी राशि खर्च की गई क्या उतनी ही करने की आवश्यकता थी। जैसे कि हम ये कहें कि किसी स्कूल के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा 100 कुर्सियाँ खरीदा जाना तय है और जिसके लिए हमने क्या है 10,000 रुपये का बजट अलॉट किया है, तो सबसे पहले ये देखेगा कि वाकई में 10,000 रुपये खर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्या 100 कुर्सियाँ ही मंगाई गई, कहीं 80 तो नहीं मंगाई गई, 70 तो नहीं मंगाई गई, कहीं 7,000 या 8,000 तो खर्च नहीं हुए। पहली बात तो ये। दूसरी बात वो ये देखेगा कि जो कुर्सियाँ मंगाई गई क्या वाकई में वो इतना वैल्यू डिजर्व करती हैं या नहीं करती है। तो इस प्रकार ये जो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये बजट द्वारा जो भी खर्चा किया गया उस सब की जांच करने का कार्य करता है। अभी ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसकी अपॉइंटमेंट की जाती थी गवर्नर जनरल के द्वारा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, ये जो शेष का बजट का बचा हुआ 85% भाग है, इसी भाग के ऊपर ही यह क्या करता था, चर्चा एवं विचार विमर्श किया करता था। आइए एक और संस्था के बारे में पढ़ते हैं। वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ लिया हमने। केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में एक और बदलाव जो हुआ वो हम पढ़ लेते हैं, वो है नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल की स्थापना वर्ष 1921 में। देखिए आपको पता है प्रथम महायुद्ध में जो भारतीय राजे महाराजे थे, बीकानेर के, बाड़मेर के, जोधपुर के, पटियाला के, सिंचन के, ये राजे महाराजे ऐसे थे जो कि अपनी मातृभूमि छोड़कर के यूरोप में लड़ाई लड़ने गए थे। अब इन राजे महाराजाओं के लिए भी इस अधिनियम में कुछ पुरस्कार की व्यवस्था की जानी थी, जिसमें क्या किया गया, 1921 में नरेश मंडल की स्थापना की गई। नरेश मंडल क्या था, नरेश मंडल वह निकाय था जिसमें भारत के सभी राजाओं का प्रतिनिधित्व होता था और जिसका मुख्य कार्य क्या था, मुख्य कार्य ये था कि देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच में क्या बनाए रखना, सौहार्दपूर्ण संबंधों को, सहयोगपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, ताकि दोनों के बीच में किसी प्रकार की तनाव की स्थिति ना होने पाए। कॉन्ट्रैक्ट क्या था, समझौता क्या था, वो यही था कि जो जितनी भी देशीय रियासतें हैं वो ब्रिटिश सरकार को संकटकालीन परिस्थितियों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी, सामान्य परिस्थितियों में अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग करेंगी। बदले में क्या था, बदले में ये था कि ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों की स्वायत्तता को बनाए रखने की, देशी रियासतों की स्वायत्तता को बचाए रखने का पूरा प्रयास करेगी। ये था आपके नरेश मंडल की स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में। इसके जो अध्यक्ष होते थे वह अध्यक्ष होता था वायसराय हमारा, और जो इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए वो थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर में महाराजा गंगा सिंह के ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया है जिसमें महाराजा गंगा सिंह की उपलब्धियों के बारे में और महाराजा गंगा सिंह को मिले पद पुरस्कारों एवं उनके जीवन के जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की वो इसको पढ़ लें, क्योंकि जब आप राजस्थान का इतिहास या राजनीति व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें महाराजा गंगा सिंह का विशेष योगदान माना जाता है। चलिए, यह हमने पढ़ा वित्तीय परिवर्तन के बारे में, जहां हमने बजट के बारे में जाना, बजट के दोनों हिस्सों के बारे में जाना, और हमने जाना कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद क्यों आया, कैसे आया, और उसके बाद हमने एक शॉर्ट फॉर्म में जाना है नरेश मंडल के बारे में जिसकी स्थापना हुई 1921 में। अब जो हमारा केंद्रीय विधानमंडल की संरचना है वह यहाँ समाप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रांतों की विधानमंडल संरचना के बारे में और उस व्यवस्था के बारे में जिसके बारे में ये मेजरली एक्ट, ये पूरी तरह से एक्ट जिस व्यवस्था के लिए जाना जाता है, और वह व्यवस्था है हमारी द्वैध शासन प्रणाली। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं प्रांतीय शासन। देखिए, जो हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके प्रारंभ होने की अवस्था में हमने पढ़ा था मॉन्टेस्क्यू की घोषणा के बारे में।
जो हुई थी 20 अगस्त 1917 को, जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। और इस मॉन्टेस्क्यू घोषणा में ही पहली बार भारत के लिए उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग हुआ था। लेकिन ये शब्दों का प्रयोग हुआ कैसे है? ये शब्दों का प्रयोग दो सीमाओं के साथ हुआ है। पहला है क्रमिक और दूसरा है सीमित। क्रमिक होगा यानी कि ये धीरे धीरे लागू किया जाए, एक बार में ही उत्तरदायी शासन लागू कर दिया नहीं जाएगा। और दूसरा इसमें था सीमित, यानी कि ओवरऑल टोटली उत्तरदायी शासन नहीं होगा। वो कैसे होगा? सीमित होगा, लिमिटेशंस होगा। चैप्टर जब से स्टार्ट हुआ तब से हम बार बार एक ही चर्चा कर रहे हैं उत्तरदायी शासन की, कि ये जो अधिनियम है किस लिए जाना जाता है, क्योंकि इसने प्रांतों में आंशिक या सीमित उत्तरदायी शासन की शुरुआत की। उत्तरदायी शासन से हमारा तात्पर्य क्या है, हमारा मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम किसे कहें? मान लीजिए ये है आपका गवर्नर, ये है आपके गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद, जिसे हम आज की भाषा में मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं उसका, और ये है हमारी केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतों की क्या है ये विधान परिषद, जिसे हम आज की विधानसभा कह सकते हैं। गवर्नर जो है इसकी स्थिति मान लीजिए आप आज के राज्यपाल जैसी, ये उसकी कार्यकारिणी परिषद यानी कि मंत्रिमंडल है, और ये क्या है विधान परिषद। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सामूहिक उत्तरदायित्व या उत्तरदायी शासन का तात्पर्य क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या है जनता, ये लोग कौन है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। और ये जो हमारे मंत्री हैं, ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होने चाहिए? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। ये लोग क्या हैं? ये लोग अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। आज की कंडीशन में यही देखते हैं कि विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है, और अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पूरे मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्री सहित उनको क्या देना पड़ता है? पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं या उत्तरदायी शासन कहते हैं। यानी कि ये जो कार्यकारिणी परिषद है यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। अब इसमें क्या व्यवस्था हुई है? अब तक क्या है कि ये जो कार्यकारिणी परिषद है, जो मंत्री हैं सबके सब प्राय अंग्रेजी होते हैं, और इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। ये लोग केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हैं, ये जनता के द्वारा चुनी हुई विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो ऐसे में अब तक क्या है? हमारे पास उत्तरदायी शासन नहीं है। इस एक्ट के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू घोषणा के द्वारा ये बात की गई थी कि भारत में क्रमिक और सीमित उत्तरदायी शासन की शुरुआत की जाएगी। क्रमिक का मतलब ही यही था कि पहले से छोटे चरणों में लागू करेंगे, बाद में बड़े चरणों में लागू करेंगे, यानी कि पहले से प्रांतों में लागू करेंगे और बाद में केंद्र में लागू करेंगे। और सीमित का तात्पर्य क्या था कि प्रांतों से तो लागू होगी, लेकिन वो एक बार में लागू नहीं कर देंगे, इसको भी वो चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे लागू करेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा किस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया और सीमित उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई थी। अब हमने जाना था मॉन्टेस्क्यू घोषणा के बारे में, हमने पढ़ लिया सब उत्तरदायी शासन से तात्पर्य क्या होता है। अब हम जानते हैं कि इस उत्तरदायी शासन को लाने के लिए कौन सी व्यवस्था की गई थी। तो वह व्यवस्था थी हमारी द्वैध शासन प्रणाली। वह व्यवस्था कौन सी है? द्वैध शासन प्रणाली। आइए सबसे पहले जानते हैं द्वैध शासन के अर्थ के बारे में। द्वैध शासन प्रणाली, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम डायआर्की। क्या कहते हैं? डायआर्की। डायआर्की ये जो शब्द है, अंग्रेजी का यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। डाई प्लस आर्की, ARCHIE, और डाई है DI। डाई माने होता है दोहरा, और आर्की माने क्या होता है? शासन। यदि आपने साइंस पढ़ा हो तो साइंस में आपने सुना होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम देख रहे हैं कि डाई शब्द का प्रयोग हो रहा है। जहाँ पर दो अणु जुड़ते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? डाई बोल देते हैं। तो सेम वही वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, डाई यानी कि दोहरा, आर्की माने शासन, यानी कि दोहरा शासन। ये जो शब्द है हमारा, ये बताता है कि शासन व्यवस्था किस प्रकार की है? दो प्रकार की है। हम जानते हैं 1858 के अधिनियम के आने से पहले हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भी द्वैध शासन प्रणाली चलती थी,
जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार की गवर्निंग बॉडी बनी हुई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो प्रकार के हमारे निकाय बने हुए थे, उसको भी हमने क्या कहा था, द्वैध शासन प्रणाली कहा था। लेकिन ये जो द्वैध शासन प्रणाली आएगी, ये उस प्रणाली से बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। चलिए, अर्थ को जान लेने के बाद अब हम जानते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में। हाँ जी, अब हम जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो देखिए, भारत में चर्चा की जानी थी कि सीमित और उत्तरदायी शासन लाया जाएगा, लेकिन ये कैसे लाया जाएगा, द्वैध शासन प्रणाली के द्वारा लाया जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली का विचार किसने दिया, तो ये दिया था बंगाल के हमारे तत्कालीन गवर्नर और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के भतीजे विलियम ड्यूक ने। किसने दिया, विलियम ड्यूक, DUKE। विलियम ड्यूक महोदय ने भारत के लिए द्वैध शासन प्रणाली का सुझाव दिया था, और इनके सुझावों के आधार पर ही ब्रिटेन के एक विद्वान लियोनस कर्टिस, किसने, लियोनस कर्टिस ने इनके लिए, भारत के लिए द्वैध शासन प्रणाली का एक संरचनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत के लिए द्वैध शासन प्रणाली का सुझाव किसने दिया, तो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड नहीं है, वो कौन है, हमारे विलियम ड्यूक। और इस प्रणाली का निर्माता कौन थे, इसको बनाने वाले कौन थे, वो थे विलियम कर्टिस। अब इस प्रणाली में क्या था, इस प्रणाली में ये था कि समस्त विषयों को दो भागों में बांटा जाना था। हमने देखा था कि समस्त विषयों को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची में हमारे 50 विषय हैं, केंद्रीय सूची में हमारे 47 विषय हैं। इस एक्ट के द्वारा किया गया कि जो प्रांतीय सूची के विषय थे, इन विषयों को भी हमने दो भागों में बांट दिया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय कौन थे, आरक्षित श्रेणी वह होती थी जो कि ऐसे विषय हैं जो कि प्रांत का शासन प्रशासन चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ब्रिटिश हितों के बिल्कुल ही अनुकूल हैं। ऐसे विषयों को भारतीय मंत्रियों को न सौंप करके अंग्रेज मंत्रियों को सौंपा गया, जो कि केवल और केवल गवर्नर के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। दूसरी हमने श्रेणी बनाई हस्तांतरित विषयों की। ये वे विषय होते थे जिनका संबंध सामान्य जनता के जो कार्य हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़कें वगैरह, उनसे होता है। तो ऐसे मामलों को किन्हें सौंपा गया, भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। और ये मंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाए गए, ये मंत्री गवर्नर के साथ साथ विधान परिषदों के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल बनाए गए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में हमने दो श्रेणियां बनाई हैं, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित कौन है, हमारे अंग्रेज मंत्री हैं जो केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हैं। इनको वो विषय सौंपे गए हैं जो कि ब्रिटिश शासन के अनुकूल हैं। माना गया कि प्रांतीय सूची के 50 में से कुल 28 विषय किसमें रखे गए, आरक्षित श्रेणी में रखे गए, जिनमें कौन कौन से आते हैं, अकाल सहायता, सिंचाई, भूमि कर, न्याय प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, जेल व्यवस्था, इसके अलावा सब आपके बांट एवं मापतोल की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था। ये जो मेन इश्यू हैं ये किस में रखे गए, आरक्षित श्रेणी में रखे गए। दूसरा क्या है आपके हस्तांतरित श्रेणी, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन को छोड़ करके हमारे शेष भारतीयों के एजुकेशन का मामला हो, और सिंचाई, भूमिकर वगैरह से सिंचाई से जुड़ी हुई सामान्य चीज़ें, ये सामान्य कार्य किस में रखे गए, हस्तांतरित विषयों में रखे गए। और माना गया कि कुल प्रांतीय विषयों में से 22 विषय किस में रखे गए हैं, हस्तांतरित विषयों में रखे गए हैं। ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गई हमारी पृष्ठभूमि, और हस्तांतरित और आरक्षित की व्यवस्था के द्वारा हमने जानी इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में ही हम आगे बढ़ते हैं। आरक्षित में कितने विषय हैं, 28, हस्तांतरित में कितने हैं, 22। अब ये होगा कैसे, आरक्षित जो मंत्री हैं वो प्राय अंग्रेज होते थे जिनको गवर्नर स्वयं अपॉइंट करता था, और ये भी केवल गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी रहते थे। विधान परिषद के सदस्य इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके सवालों का जवाब देना न देना अंग्रेज मंत्रियों के ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन ये इनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटा सकते। दूसरी बात आई हमारे हस्तांतरित वाले भारतीय मंत्रियों की। तो ये कौन होते थे, ये विधान परिषद में निर्वाचित होकर आए सदस्य ही होते थे, और इनको भी गवर्नर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों की श्रेणी में से अपने यहाँ मंत्रिपरिषद में शामिल करता था। ये जो लोग थे
ये एक साथ गवर्नर के प्रति भी और विधान परिषद के प्रति, दोनों के प्रति क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे। उत्तरदायी होने का भी मैंने आपको तात्पर्य बताया कि क्या संभव था कि विधान परिषद इनसे प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है, और वह इनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनके पद से हटा भी सकती है। इस प्रकार प्रांतों की शासन प्रणाली में एक नई प्रकार की प्रणाली लाई गई और संपूर्ण कार्यकारिणी परिषद के लगभग आधे से भी कम हिस्से को, जो हस्तांतरित विषयों वाला है, इस विषय को हमने क्या बना दिया, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी बना दिया। तो जो बात मॉन्टेस्क्यू की घोषणा में की गई थी कि सीमित और क्रमिक उत्तरदायी शासन होगा और आंशिक उत्तरदायी शासन होगा, तो वो यही था कि इस एक्ट के द्वारा सीमित और आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। यदि आपसे पूछा जाता है कि कुछ शब्दों में बताइए कि द्वैध शासन से आपका क्या तात्पर्य है, यह प्रश्न प्राय छोटे क्वेश्चनों में आता भी है कि द्वैध शासन से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आप लिखेंगे कि 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में द्वैध शासन से तात्पर्य है कि प्रांतीय विषयों का दो भागों में विभाजन किया जाए और उनका संचालन ऐसे दो पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में परिवर्तन हो। ये क्या है, हमारी द्वैध शासन प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली को आपके भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। अर्थ हमने जान लिया, हमने पृष्ठभूमि जान ली, हमने व्याख्या भी जान ली। अब हम जानते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में इसके क्रियान्वयन के बारे में। तो द्वैध शासन प्रणाली को आपके 1 अप्रैल 1921 से, कब से, 1 अप्रैल 1921 से भारत के 8 प्रांतों में लागू किया गया था। कौन कौन से थे, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, आपका पंजाब, उड़ीसा। तो ये जो स्टेट थे हमारे, और एक जो आपका आखिरी स्टेट है वो क्या है, मद्रास। तो इस प्रकार आपके 8 स्टेट थे जिनको में क्या है 1 अप्रैल 1921 से इस प्रणाली को लागू किया गया था। अब 1932 में इन 8 प्रांतों में एक और प्रांत जोड़ा गया था। वह प्रांत था नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जो अफगानिस्तान से लगता हुआ वाला जो एरिया है वो क्या हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंट। 1932 में इन 8 प्रांतों में एक और ये प्रांत जोड़ा गया। 1921 से व्यवस्था शुरू हुई। कई प्रांतों में व्यवस्था अच्छी तरह से चली भी, संचालन भी सही ढंग से हुआ, लेकिन कई प्रांतों में नहीं हो पाया। जैसे बम्बई और बंगाल में तो संवैधानिक गतिरोध की भी स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि आरक्षित मंत्रियों और भारतीय मंत्रियों के बीच में तालमेल की कोई व्यवस्था इसमें नहीं थी। खैर, इनकी कमियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो व्यवस्था थी वर्ष 1921 से प्रारंभ हुई थी और यह चली थी हमारे वर्ष 1937 तक। 16 वर्षों तक यह व्यवस्था विद्यमान रही थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, जिसके बाद 1938 में क्या हुआ, 1938 में इस प्रणाली को जो है समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में आंशिक की बजाय पूर्ण उत्तरदायी शासन लाया गया और यह बात कही गई कि द्वैध शासन प्रणाली को अब केंद्र में लागू किया जाएगा। यद्यपि यह व्यवस्था कभी केंद्र में लागू ही नहीं हो पाई थी। तो यह है हमारा द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ, पृष्ठभूमि, उसकी व्याख्या एवं उसका क्रियान्वयन। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्वैध शासन प्रणाली की प्रमुख कमियों के बारे में, वह कमियां जिनके कारण यह प्रणाली असफल हुई थी। इन कमियों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक इस एक्ट के अंतर्निहित दोष और दूसरे हैं बाह्य दोष। दोनों दोषों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ ही क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।